मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमाते मुद्दों की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है, विकास निधि रोक रही है और कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल है। वहीं बीजेपी का दावा है कि उसकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्यरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही, दबाई जा रही है? और क्या बीजेपी के विधायकों को ज्यादा फंड देकर कांग्रेस के विधायकों को वंचित किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार के मंत्रियों का बयान खुद उसकी नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी है। सड़क से लेकर सदन तक, हिंदुत्व से लेकर विकास तक हर मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस विधायकों को फंड नहीं मिल रहा, जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि भेदभाव का आरोप निराधार है, योजनाओं में सबको समान अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की, तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विधायक के साथ भेदभाव नहीं चलती है जी। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सीएम को लेटर भी और लिखा है। सबका सहयोग। हम इस मंत्र पर चलते हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और सीएम खुद गृह मंत्री रहते हुए स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। इधर मुरैना में वनकर्मियों पर रेत माफियाओं के हमले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। मंत्री एंदल कंसाना ने रेत माफिया को पेट माफिया कहकर उनकी पैरवी कर दी। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी जो बड़े बड़े रेत माफिया हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। जो राज्य मंत्री जी हैं उनने आदेश दिया कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ अकेली मुरैना या रीवा की नहीं है। तो ये जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, मेरा तो ये मानना है कि इसमें स्वयं दोषी मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो स्वयं गृह मंत्री हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। जो भी हैं, जो इलीगल गतिविधियों में संलग्न हैं और इलीगल तरीके से चाहे माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग का काम भी हो रहा है, जहाँ जहाँ ऐसे केसेस भी बनते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो इनके वाहन हैं, इनके राजसात करने की जो भी प्रक्रिया है और भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये मेरा शासन से निवेदन है। विधायकों और नेता मंत्री पुत्रों पर विवाद के बीच बीजेपी और कांग्रेस हिंदू राजनीति को लेकर भी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। मंत्री विश्वास सारंग ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर भेदभाव, भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे महज राजनीति करार दे रही है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या विकास सबके लिए समान है? क्या कानून व्यवस्था सुधर रही है या और बिगड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार विपक्ष की आवाज को सच में दबा रही है या कांग्रेस खुद ही हाशिए पर जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो सड़क से सदन तक मचा हुआ है सियासी संग्राम, राजनीति गरमाई हुई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के पैनल के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं मंत्री इंदर सिंह कंसाना के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि कहाँ है माफिया, सब पेड़ नहीं पेट माफिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मध्य प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है और जो भी माफिया के नाम पर यहां पर हो रहा है वो सिर्फ पेट पालने के लिए हो रहा है? व्यक्तिगत बयान पे टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ भाजपा का पक्ष रखने के लिए हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अनगिनत बार मंचों से अपनी मंशा को सार्वजनिक किया है कि ये मध्य प्रदेश है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है, ये पीस का प्रदेश है और ये किसी भी रूप में यहाँ पे नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाला प्रदेश है। किसी भी रूप में कोई भी अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप का अपराध हो। तो इसी मंशा के साथ ये बयान दिया गया होगा कि ये जो माफिया राज है ये मध्य प्रदेश में ना चलने वाला राज है। यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हम एक ही विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ हम जनता जनार्दन के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं के उत्थान के लिए हमारी योजनाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार लेकर आए हैं, जिस तरीके से हम कानून व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप रेवेन्यू सेक्टर की बात कर लें, जिस तरह अगर भूमि माफिया की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए उसको कितना ट्रांसपेरेंट करने की सरकार ने कोशिश की है। सारा डिजिटलाइज करने के रिकॉर्ड्स कोशिश की है कि किसी भी रूप में कहीं पे भी कोई अत्याचार या अपराध ना पनपे और ये मध्य प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर वाला प्रदेश ही बना रहे। जी प्रतिभा जी, क्या मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विपक्ष देख पा रहे, बहुत अच्छी चल रही है? जी बिल्कुल जी सहमत है। देख रहे हैं कि पिछले एक एएसआई पर हमला हो जाता है, आठवीं के पेपर हम पढ़ते हैं, फिर दमोह में फिर से वही घटना हो जाती है, एएसआई पे वापस से हमला हो जाता है। तो जब यहाँ प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, कानून ही अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है? बिल्कुल चरमरा गई है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था। जहाँ देखो वहाँ अपराध में प्रदेश जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपराधिक मामले अत्यधिक होते जा रहे हैं। यहाँ पर न सरकार कोई संज्ञान ले पा रही है, न गृह मंत्री इसमें कुछ अपना काम दिखा पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है। तो उनको तो रूप से प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए। उनके उज्जैन जैसे जिले में उनके प्रभार वाला क्षेत्र है, इंदौर में, वहां घटनाएं हो जाती हैं, वहां वकील और पुलिस में मुठभेड़ हो जाती है। तो बड़ी चिंतनीय और गंभीर स्थिति है आज मध्य प्रदेश की। केवल भाषणों में हम बोल दें कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु आप देखेंगे दिन प्रतिदिन बद से बदतर स्थिति होती जा रही है मध्य प्रदेश। प्रकाश व्यास जी, वीडियो आपने भी देखा होगा किस तरह से हमला किया है माफियाओं ने। दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री कहते हैं कि माफिया कहाँ है, अगर कहीं है तो सिर्फ पेट पालने के लिए है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या सरकार के अंदर ही माफियाओं को लेकर, इस तरह की घटनाओं को लेकर विरोधाभास की स्थिति आप देखते हैं? नहीं, एक मंत्री यदि ऐसा कथन देते हैं तो बहुत ही चिंतनीय है। एक मंत्री जब बैठा है तो बड़ी संवैधानिक पद पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना चाहिए। और माफिया की बात करें तो भारत में लोकतंत्र में माफिया का राज शुरू से था, बीच में भी रहा है और अभी भी है। लेकिन पहले की चीजें मीडिया में बड़ी मुश्किल से हाईलाइट हो पाती थी, आजकल हाईलाइट हो रही है। लेकिन जब चूंकि भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है प्रशासन लेवल पर, तो माफिया की बात जब विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष उसको मानने को तैयार नहीं होता है। जब अब ये हमारी विधानसभा हुई थी तो मैं अपने कांग्रेस की प्रतिभा जी से बोलना चाहूंगा कि जब हमारी विधानसभा चल रही थी तो इस तरह के जो मुद्दे हैं विधानसभा में आगे लेके उठाना चाहिए। और स्थानीय स्तर पे जब इतने सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस से चुन के आए हैं, एक मजबूत विपक्ष में कांग्रेस यहाँ मौजूद है, तो इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पे क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों कांग्रेस में अपना लाचार प्रदर्शन कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस को आगे लेके मुद्दे को जनता तक के बीच में लेके जा रही है, जनता के साथ, उसको जनता का साथ पा रही है? अब
जो भी सत्ता में है वो जो भी विरोध करोगे या फिर जो भी बात कहोगे उसका तो खंडन करेंगे ही। और बिना तर्क और बिना तथ्य की जब बातें होती है तो उसमें तो बस केवल इस तरह के स्टेटमेंट ही सामने आएंगे। जी बिल्कुल। गुंजन जी, एक विषय जो कांग्रेस ने और उठाया वो ये है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके लिए तो उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन परेशानी विपक्ष के विधायकों को होती है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, न ही मद से राशि स्वीकृत की जाती है कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दे सके, उन्हें संचालित कर सकें। देखिए, ये आरोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। जनता जनार्दन के कल्याण के लिए एक भी इनको स्टेप नहीं उठाना है, इसलिए इस तरीके के ये सिर्फ एक बहानेबाजी करना है। और यही वजह है कि अगर हम मध्य प्रदेश में जब अब बात करते हैं तो 29 की 29 सीट पर अगर कमल खिला है तो जनता जानती है वो इसीलिए खिला है क्योंकि जनता के जनार्दन के न कल्याण की इनकी नीयत रही है कभी, न ये ऐसी कोई नीति बनाते हैं और नेता इनके पास बचे नहीं है जो इस तरीके के काम किए जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और फरेब और बरगलाने की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, अब इनको इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब ये बहुत पुराने एजेंडास थे इनके। अब ये जनता हमारी मध्य प्रदेश की जानती है। एक तरफ मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ, एक तरफ जब लाडली बहना योजना का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं फ्रीबीज बांट रहे हैं, ये कर्ज ले रही है सरकार, और दूसरी तरफ ये एक तरफ बहाना मारते हैं कि हमें फंड नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से तथ्यहीन और सत्यहीन बात है। सरकार पूरे मध्य प्रदेश के जनता के कल्याण के लिए सरकार बनी है। जिस तरह हमने हमारा जो मूल मंत्र सबका साथ और सबका विकास, हम उसी मूल मंत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं के उत्थान के लिए बढ़ रहे हैं, हम गरीब कल्याण के लिए बढ़ रहे हैं, हम किसान के कल्याण के लिए बढ़ रहे हैं और हम महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिभा जी, दो बातें यहाँ पर हैं। जैसे कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि आरोप निराधार है, सिर्फ पुराने एजेंडे पर ही कांग्रेस चलती है, और दूसरी बात जो कि प्रकाश व्यास जी ने कही कि आप एक मजबूत विपक्ष हैं। लेकिन इस तरह के जो विषय होते हैं, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसे सदन के अंदर उठाने में पीछे हो जाती है? क्योंकि बाहर तो बड़े हम देखते हैं रचनात्मक प्रदर्शन चलते हैं, लेकिन जहां तक सदन के अंदर की बात है, जहां पर केंद्र बिंदु होना चाहिए चर्चा का, क्या वहां पर भी सहभागिता उतनी ही आप देखते हैं अपनी? जी, कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक अपनी बात बहुत अच्छे से उठाती है। सड़क पे तो आपको दिख जाता है, परंतु सदन में भी उठाती है और बात आती है सरकार की, तो सरकार कांग्रेस की जो आवाज है उसको दबाना चाहती है, परंतु कांग्रेस अपनी आवाज को दबने नहीं देगी। और आप जो बात की सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनको वास्तव में 15 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, विकास निधि आवंटित की गई है, और कांग्रेस के विधायकों के साथ लगातार पक्षपात और भेदभाव पूर्ण रवैया ये सरकार अपना रही है। मुख्यमंत्री जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जहां से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अगर चुन के आए तो क्या वहां की जनता को विकास नहीं चाहिए? क्या वहां की जनता सरकार को कर नहीं देती है? तो ये पूरा पक्षपात है, ये जनता के साथ पक्षपात कर रही है। ये कांग्रेस विधायकों के साथ तो पक्षपात हो ही रहा है, परंतु इसका असर जनता के साथ हो रहा है और इससे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जो इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है जनता के साथ में, तो इसका हिसाब तो सरकार को देना होगा। इस तरीके का भेदभावपूर्ण और अलोकतंत्र वाला ये लगता है कि आप लोकतंत्र के मूल्यों का जो उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी को आप 15 करोड़ देते हैं और किसी को बिल्कुल भी विकास निधि नहीं दे रहे हैं। और आज माननीय जीतू पटवारी जी ने भी मोहन यादव जी को पत्र लिखा है इसी संबंध में कि आप कांग्रेस के विधायकों को भी विकास निधि आवंटित कीजिए। दिखा है तथ्यों के साथ कांग्रेस आवाज उठा रही है, सदन में भी उठा रही है, न केवल सड़कों पे उठा रही है तो सदन में भी उठा रही है। प्रतिभा जी की विकास निधि से मद दिया भी जाता है, राशि स्वीकृत भी होती है, आरोप को निराधार बताया जा रहा है। जी नहीं, अगर आरोप क्यों लगाएंगे? अगर दिया होता तो मुख्यमंत्री जी को पत्र क्यों लिखा जाता? नहीं दिया तभी तो मुख्यमंत्री जी से एक आवेदन पत्र लिखा जा रहा है कि आप हमारे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी आप विकास के लिए निधि आवंटित कीजिए। जी प्रकाश व्यास जी, क्या विपक्ष की इस बात से आप सहमति रखते हैं? क्योंकि ये विषय पहले भी चर्चा में उठ चुका है और जैसा कि सत्ता पक्ष लगातार कहता है कि हमने कहीं भेदभाव नहीं किया, सारे विधायक हमारे लिए समान है क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन धरातल पर आप क्या देखते हैं? क्या वाकई जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं ज्यादा लाभ दिया जाता है और विपक्ष को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जैसे कांग्रेस कह रही है, पत्र भी लिखा है? देखिए, सत्ता में जो भी दल हो उसको अपना राजधर्म तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभा जी ने एक बात सही बोली है कि वो अकेले बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है।
तो राजधर्म ये बोलता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको हर विधायक को, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो या बीजेपी का हो, उसमें उनको समानता या एक भाव समान भाव के साथ राशि आवंटित करना चाहिए। ये मुद्दा पुराना है और लगातार इस बारे में कांग्रेस क्वेश्चन उठाती रही है, जिसका हल अभी तक नहीं निकला है। और जहां तक मामला है कि ये केवल निराधार है, इस बात को तो मैं नहीं मानता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं आधार है और बीजेपी के लोग भी इस बात को जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये चाहिए कि जब इस तरह की बातें बहुत ज्यादा संगीन हो गई हो, बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हो, तो सदन में जाके श्वेत पत्र की मांग करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारे इतने विधायक हैं, इनको विधायकों के पास इतनी राशि आवंटित हुई है, इतने काम विकास के कार्य अटके पड़े हुए हैं, वो मीडिया तक पहुंचना चाहिए। मीडिया भी आज की तारीख में इस चीज को हाईलाइट नहीं कर पाती है। जब तक कांग्रेस वाले सचेत नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, तो मीडिया में बातें नहीं आएगी, मीडिया में नहीं आएगी तो जनता तक वो बातें नहीं पहुंचेगी, जनता भी सुस्त हो जाएगी। तो थोड़ा पुरजोर रूप से आंदोलन और विरोध करना पड़ेगा कांग्रेस को। जी गुंजन जी, आप कह रहे हैं कि लगातार सत्ता पक्ष के जो विधायक उनके साथ विपक्ष के विधायकों की भी हिस्सेदारी होती है, विकास के तमाम जो मद की राशि स्वीकृत होती है उसमें, लेकिन क्या आप मानते हैं कहीं कोई लूपहोल रह गया है जिस वजह से यह आरोप बार बार लगते हैं, बार बार सरकार को इस पर घेरा जाता है? आपकी आवाज नहीं पहुंची। जी गुंजन जी, जैसा कि पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होता विपक्ष के विधायकों के साथ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कहीं कोई ना कोई ऐसी कड़ी छूट जाती है, कोई लूप होल होता है जिस वजह से इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं, बार बार पत्र भी लिखना पड़ता है विपक्ष को? गुंजन जी, आप सुन पा रही मुझे? चलिए, इनसे फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश व्यास जी, हमने इस बात पूरे सदन में देखी है कि सदन भले ही छोटा है, संक्षिप्त सत्र रखा गया है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी रचनात्मक इसमें दिखा है। लेकिन जितना कांग्रेस के प्रदर्शन की और हम कह सकते हैं विपक्ष के मुद्दों की जो भागीदारी हमें सदन के बाहर दिखती है, क्या आप अंदर में भी वही आकलन देख पाते हैं कि अंदर भी जो विपक्ष है वो उतना ही पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठा पा रहा है या कहीं कोई कमी रह जा रही है? देखिए, नहीं, कांग्रेस सदन में जाता है, मुद्दों को तो उठाता है, लेकिन मुद्दों को एक अंजाम तक पहुंचाने में कांग्रेस काम ही कहाँ किया? आऊंगा गुंजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। फिर से आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, मैं फिर से आपसे सवाल लूंगा। प्रकाश जी से सवाल था। जी प्रकाश जी, आपकी बात पूरी करें। सदन में जब कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठाती है, और मैं तो कांग्रेस के प्रतिभा जी को और कांग्रेस के हमारे जितने भी प्रतिनिधित्व हैं या जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सदन में जो जब मुद्दे उठाए जाए तो उस मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्यों नहीं कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग करती है? क्यों नहीं कांग्रेस उस चीज को इतनी ज्यादा बड़ा? जी प्रकाश व्यास जी। जी प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी बात रखें, पूरी करें। तो कांग्रेस के मुद्दों को विपक्ष सदन में उठाना भी चाहिए और इसके लिए श्वेत पत्र की मांग भी करना चाहिए। जहां तक सवाल है, मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस क्यों स्थानीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पे ध्यान केंद्रित कर लेती है। राष्ट्रीय मुद्दे जो है स्थानीय स्तर पे इतनी तरह से उठाए नहीं जा सकते या उस तरह से लागू नहीं हो सकते, क्योंकि स्थानीय मुद्दे बड़े बड़े हैं और उनको लेकर यदि कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ेगी, लोग उनके साथ जुड़ेंगे और उसकी बात आवाज सदन तक पहुंचेगी। जी गुंजन जी, अब आपकी बात रखें। आपसे सवाल ये था मेरा कि बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हमें जो मद की राशि है वो स्वीकृत नहीं की जाती, हमारे साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, लेकिन क्या सरकार अपने स्तर पर भी इस पर कदम बढ़ा सकती है कि कहीं क्या कोई लूप होल रह गया है? क्यों इस तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं? खुद से इसकी जांच भी की जाए। अमित जी, जिस तरह मैंने शुरुआत की थी, सरकार पूरे मध्य प्रदेश के लिए है और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उदाहरण के तौर पे बात करूंगी, एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो नवाचार डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर आए हैं, वो उदाहरण इसलिए है कि हम जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि इंदौर में एक समिट इस तरीके की इंटरनेशनल हुआ करती थी, लेकिन उसे डॉक्टर मोहन यादव जी ने हर एक छोटे क्षेत्र में लेके गए हैं। हमने उज्जैन में किया, जबलपुर में किया, हमने हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया ताकि अच्छी मात्रा में निवेश आए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ये मैं क्यों आपको उदाहरण दे रही थी कि हमारी मंशा है,
हर एक क्षेत्र का विकास हो, हर एक वर्ग का विकास हो। और उसी मंशा में ये जो आरोप लगाया जाता है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, ये पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। चाहे फंड्स का एलोकेशन हो या कोई भी किसी भी तरीके की जो भी सुविधा सरकार को देनी है, वो हर एक नेता को, हर एक विधायक को, हर एक क्षेत्र में पहुंचाई जा रही है और सिर्फ उन्हें ना काम करना है, इसलिए वो इस तरीके का एक आरोप प्रत्यारोप झूठा लगा रहे हैं। प्रतिभा जी, क्या काम नहीं करने की वजह से इस तरह के आरोप है? और दूसरी बात, जैसे कि प्रकाश व्यास जी ने कहा कि अगर बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, तो क्या श्वेत पत्र की मांग भी विपक्ष कर सकता है सदन में सरकार से? बिल्कुल, और जी, कांग्रेस पहले भी श्वेत पत्र की मांग करी है और अभी भी जरूरत पड़ने पर अगर सरकार अपने आंकड़े पेश नहीं करती है, सरकार अपना जो भेदभावपूर्ण जो रवैया नहीं बदलती है, तो आने वाले समय में कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग जरूर करेगी, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि सरकार कितने पानी में है। केवल बोलने से और भाषण देने से, मुद्दे बयान कर देने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस जनहित के लगातार उठा रही है और किस तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप खुद देखेंगे कि आपदा का जो बजट था वो लगभग 50 करोड़ के आसपास था, परंतु ये बीजेपी की सरकार में 23 करोड़ 81 लाख रुपया जो है वहां के कर्मचारी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में वो बजट ट्रांसफर कर दिया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है किस किस विभाग में किस किस तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परंतु बिल्कुल साफ सफेद झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही। इनकी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर किसान परेशान, युवा परेशान, प्रदेश बिल्कुल बेहाल है, महिला उत्पीड़न कर्मों पर है। और अगर देखा हर वर्ग परेशान है, तो उत्थान किसका हो रहा है प्रदेश में? देखिए अमित जी, फिर मैं अभी इसको बोलना नहीं चाहती थी, वरना प्रतिभा जी कहेंगी कि पुरानी बात कर रहे हैं। इन 2018 में इनकी 15 महीने की सरकार बनी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी जब थे कमलनाथ जी, उनको ओएसडी में नाम सहित बता रही हूँ, मिगलानी और कक्कर के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। उसे कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार उन्होंने उस समय वल्लभ भवन को एक ट्रांसफर उद्योग बना के छोड़ दिया था। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची ही है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और यही वजह है कि आज देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें पूर्ण रूप से नकार दिया है। अगर किसी ने कल्याण का काम किया है, गरीब कल्याण के लिए मैं आपको अनगिनत उदाहरण बता सकती हूँ। चाहे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत करोड़ों गरीबों को जो उनका फ्री में इलाज मिला, उनको उनके कार्ड बने, चाहे आवास योजना के तहत गरीबों को उनके पक्के मकान मिले, या किसान की इतनी कल्याण निधियां चल रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो एक लंबी लिस्ट है। लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, जवाब ले लेते हैं फिर से। प्रतिभा जी जवाब दीजिए, कांग्रेस शासनकाल में तो छापे पड़े, करोड़ों रुपए निकले, लेकिन क्या कांग्रेस इस कार्यकाल में कोई बड़ा घोटाला देखती है, या फिर सिर्फ परिवहन घोटाला एकमात्र आप लोगों का विषय इस बार रह गया है? देखिए, घोटालों की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और घोटालों का गढ़ है मध्य प्रदेश। और जो बीजेपी की जो सरकार है वो ईडी को मात्र एक अपनी सहयोगी संस्था बना लिया है कि एक दबाव डालना है, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर दबाव डालना है, राजनीतिक पार्टियों के विधायकों, सांसदों और व्यक्तियों पे वो इसका दुरुपयोग करने का काम करती है। आपने समाचार पत्र के माध्यम से देखा होगा कि 193 राजनीतिक व्यक्तियों पर ईडी ने छापा मारा, उनपे दोष लगाया, परंतु दोष केवल कितने लोगों पे साबित कर पाए? ये लोग 2। तो ये लोग मुद्दों से भटकाने के लिए, दबाव डालने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। ईडी का और पुलिस प्रशासन का और जितने भी सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करने का काम जो बीजेपी की सरकार है हमेशा से करती आई है। और घोटालों की बात करें तो पोषण आहार घोटाला, परिवहन घोटाला और व्यापम घोटाले की तो बात ही बिल्कुल निराली है। देश में अभी तक उससे बड़ा घोटाला मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं होगा। तो ये पूरे घोटालों का गढ़ है और घोटालों का प्रदेश है। तो इसमें सरकार को देख लेना चाहिए कि किस तरीके से सरकार में घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। बात लाडली योजना की करते हैं तो संकल्प पत्र में कहा था कि हम 3000 रुपया लाडली बहना को देंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, 1250 से आगे नहीं बढ़ पाए और 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने अपात्र घोषित कर दिया। तो केवल योजनाएं बोल देना और मात्र मुट्ठी भर लोगों को योजनाओं का लाभ देने से आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता है। इस प्रदेश में 60% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग
आते हैं, तो आपको उन सबका ध्यान रखना होगा। मात्र कुछ हजार लोगों को आप योजना का लाभ देके अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है प्रकाश व्यास जी, जहां तक मुद्दों की बात है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सार्थक मुद्दों पर एक सकारात्मक चर्चा इस सदन में हो रही है? अब जो बचे हुए दिन है, क्या दशा और दिशा होनी चाहिए सदन की? सार्थक मुद्दों पर चर्चा तो सदन में हो नहीं पाई और मैं नहीं समझता हूँ कि पक्ष और पक्ष दोनों उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। टाइम जाया जाता है, सदन में बहुत सारा समय व्यर्थ में चला जाता है। सड़कों पे बातें जरूर होती है लेकिन सदन में आने के बाद तो समाप्त हो जाती है। जहां तक बात करें माफिया की, माफिया राज के बाद हम रेत माफिया की बात करें, रेत माफिया के अलावा प्रदेश में और इवन देश के बहुत से हिस्सों में, तो विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करूंगा, यहाँ शराब माफिया भी सक्रिय है, यहाँ रेत माफिया भी सक्रिय है, यहाँ भू माफिया भी सक्रिय है, यहाँ तबादला माफिया भी सक्रिय है। लेकिन वो सक्रियता लोगों तक कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों की आवाज नहीं बन पा रही। कांग्रेस को उस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। ये सब चीजें हो रही है, भ्रष्टाचार भी है, मुद्दा भी है, लेकिन भ्रष्टाचार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और ये सब बताने के लिए पक्ष को अपनी भूमिका अहम रूप से निभाना पड़ेगी। जी निश्चित तौर पर तो सदन और सड़क दोनों पर ही काफी राजनीति गरमा रही है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अभी और पुरजोर से मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। हालांकि सत्ता पक्ष भी पलटवार के लिए तैयार बैठा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।